करने जा रहा हूं, इस चैप्टर का नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। सर हमें लग रहा था कि आप हमारे साथ में चैप्टर जो स्टार्ट करोगे वो चैप्टर आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड ऐसा कोई चैप्टर स्टार्ट करोगे, आप तो सीधे आ गए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पर। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरा इस पूरे कोर्स को, जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का तुम्हारा ये पूरा कोर्स है, इस पूरे कोर्स को करवाने का मेरा एक अलग पैटर्न है, एक अलग ऑर्डर है और मैं उसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए आप लोगों को सारी चीजें करवाऊंगा। मैं सबसे पहले टॉपिक शुरू करूंगा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। दोस्तों मेरे मन में सवाल आता है कि सर ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो है ये किसे कहते हैं, ये क्या होती है सर, जरा जल्दी से समझाओ। तो जरा समझना दोस्तों, आप लोग जानते हो अपन ने अभी 2 दिन पहले ही अपन ने एक बात पढ़ी थी, कॉस्टिंग का मतलब होता है कॉस्ट निकालने का तरीका। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये चैप्टर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, इसका मतलब इस पूरे चैप्टर में मैं तुमको कॉस्ट निकालने का कोई ना कोई तरीका सिखाने वाला हूं। बोलो जी हाँ या ना? हाँ, तो मैं इस पूरे चैप्टर में तुम्हें कॉस्ट निकालने का कोई ना कोई तरीका सिखाने वाला हूं एंड दैट, और वो कौन सी वाली? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, वो सिखाने वाला हूं। सर ये क्या होती है? दोस्तों सुनो ध्यान से समझना, हमारी इकोनॉमी में जितने भी बिजनेसेस चल रहे हैं वो बिजनेसेस दरअसल 2 तरह के हैं। आप बोलेंगे सर 2 तरह के कौन से बिजनेस? देखो दोस्त, एक तो होता है वो अंडरटेकिंग्स जो किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में लगी हुई है, हाँ कि ना? और दूसरी वो एंटिटीज जो कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती बल्कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो वाली एंटिटीज, हाँ कि ना? एक बात बताओ, जरा जल्दी से मुझे सोच के बताना कि अगर मैं बात करूं मैं टाटा कंपनी की, टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स क्या बना रही है? कार बना रही है। तो टाटा मोटर्स क्या बना रही है? प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई एंटिटी है। और अगर मैं बात करूं एक डॉक्टर की, तो डॉक्टर क्या कर रहा है? डॉक्टर कोई प्रोडक्ट बना रहा है क्या, या डॉक्टर सिर्फ अपनी सर्विसेज बेच रहा है? सर्विसेज। लॉयर क्या कर रहा है? अपनी सर्विसेज बेचता है। अच्छा ये ट्रक वाले जो हैं, ट्रक और लोडिंग वाले जो हैं, ये क्या कर रहे हैं? माल बेच रहे हैं या अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं? एक जगह से दूसरी जगह सामान छोड़ के आते हैं, सर्विसेज। ठीक है, अच्छा ये बताओ ये बस वाले क्या कर रहे हैं? बस वाले क्या कर रहे हैं? कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं कि सर्विस बेच रहे हैं? सर्विस बेच रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ये जो अपना ओला उबर है, ये गुड्स बेच रहे हैं, सर्विस बेच रहे हैं? सर्विस बेच रहे हैं। ये बताओ, आप जब किसी होटल में रुकने के लिए जाते हो तो होटल वाले आपको क्या बेच रहे हैं? सामान बेच रहे हैं कि सर्विस बेच रहे हैं? सर्विस। सुनना, जो एंटिटी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करती है, गुड्स का प्रोडक्शन करती है, वो अपने प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट निकालती है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट कॉस्टिंग। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट कॉस्टिंग। लेकिन दोस्तों जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो अपनी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस निकालते, वो अपनी सर्विस की कॉस्ट निकालते। और दोस्तों सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा सर्विस की कॉस्ट निकालने को हम लोग बोलते हैं सर्विस कॉस्टिंग या फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। समझ में आ रही बात? मतलब इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, या तो माल बना रहे हैं या सर्विस बेच रहे हैं, या तो माल बेच रहे हैं या सर्विस बेच रहे हैं। माल बनाने वाला जो है वो यदि अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालता है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट कॉस्टिंग। और सर्विस प्रोवाइड करने वाला व्यक्ति यदि अपनी सर्विस की कॉस्ट कैलकुलेट करता है, देन दैट इज कॉल्ड सर्विस कॉस्टिंग। क्या कहलाता है भाई? सर्विस कॉस्टिंग। क्या कहलाता है? सर्विस कॉस्टिंग। गेटिंग माय पॉइंट? तो उसे क्या बोलते हैं? सर्विस कॉस्टिंग। क्लियर? और दोस्तों मैं यहां पे आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? वही ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या फिर सर्विस कॉस्टिंग। ठीक है। अच्छा तुमको पता है ये वाला चैप्टर पहले सीए इंटर और सीए फाइनल दोनों में हुआ करता था। मतलब जो ओल्ड कोर्स है, ओल्ड कोर्स में ये सीए इंटर में भी था और सीए फाइनल में भी था, और इस टॉपिक पर सीए फाइनल में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अब जो न्यू कोर्स है, उस न्यू कोर्स के आने पर सीए इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर को सीए फाइनल के कोर्स से हटा दिया। तुम्हारे कोर्स में अभी भी है, पर सीए फाइनल के कोर्स से इस चैप्टर को हटा दिया गया है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या प्रॉब्लम है, हम तो खुश हैं सर। ठीक है, हमारे सीए फाइनल में ये चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा। खैर, क्या हम यहां पे इसका मीनिंग लिख सकते हैं? मीनिंग लिख ले, लिखो। when
a manufacturer calculate cost per unit of his product, then it is called product costing. It is called product costing. Whereas if a service provider calculate his cost per unit of service provided, then it is called ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग। तो बेटा इसी को अपन बोल देते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या फिर सर्विस कॉस्टिंग। गॉट इट? हाँ जी बेटा। अब इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ये टेबल बनाने वाला अगर अपनी पर यूनिट कॉस्ट निकाले तो वो कहलाएगा प्रोडक्ट कॉस्टिंग, और यदि मैं अपनी कॉस्ट पर स्टूडेंट निकालूं तो ये कहलाएगा सर्विस कॉस्टिंग। क्लियर है बात? अगर मान लीजिए कोको कोला कंपनी अगर अपनी कोको कोला की एक बॉटल की कॉस्ट निकालती है, दैट विल बी कॉल्ड प्रोडक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने का तरीका प्रोडक्ट कॉस्टिंग। लेकिन दोस्तों अगर रिलायंस कंपनी अपनी कॉस्ट पर कॉल कैलकुलेट करे तो यह कहलाएगा सर्विस कॉस्टिंग। आ रही है बात समझ में? अगर एक लॉयर अपनी कॉस्ट पर केस या लॉयर अपनी कॉस्ट पर हियरिंग अगर कैलकुलेट करता है, एक सुनवाई की कॉस्ट कैलकुलेट करता है, तो वो क्या है? सर्विस कॉस्टिंग। तो आप ध्यान रखना, इस चैप्टर में मैं आपको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सिखाने वाला हूं। इसका मतलब मैं इस चैप्टर में आपको सर्विस प्रोवाइडर्स की कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, कई बच्चे बोलते हैं सर सर्विस प्रोवाइडर जो है वो अपनी कॉस्टिंग क्यों करेगा? अरे करनी पड़ती है बेटा। आप एक बात बताओ कि अगर आप किसी होटल में जाओ, होटल में जाकर के आप उससे कमरा मांगो कि यार मेरे को एक दिन के लिए कमरा चाहिए, तो वो आपको बोलेगा साहब 2000 रुपए। आप बोलोगे नहीं साहब 100 रुपए में दे दे, तो वो क्या बोलेगा? वो देगा क्या? नहीं, क्योंकि उसको पता है कि उसकी कॉस्ट 100 रुपए से ज्यादा है हर एक रूम को देने पे। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि आप अपनी प्राइस तब तक सही से फिक्स नहीं कर सकते, आप अपनी फीस, आप अपना रूम टैरिफ तब तक फिक्स नहीं कर सकते जब तक आपको अपने हर स्टूडेंट की, आपको अपने हर क्लाइंट की, आपको अपनी हर सर्विस यूनिट की कॉस्ट पता नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखना, प्राइस होटल वालों को भी तय करनी है, फीस टीचर्स को भी तय करनी है, फीस डॉक्टर को भी तय करनी है, फीस जो है वो लॉयर्स को भी तय करनी है, और भैया हर सर्विस प्रोवाइडर को अगर अपनी फीस फिक्स करनी है तो उसको अपनी कॉस्ट का पता भी होना चाहिए। इसलिए ध्यान रखना, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी कॉस्ट कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और यहां पर अपन क्या सीखेंगे? उन्हीं सर्विस प्रोवाइडर्स की कॉस्टिंग, कॉस्ट निकालने का तरीका। अच्छा, टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड। बेटा इस पूरे चैप्टर में मैं आपके साथ में कुछ टॉपिक्स डिस्कस करूंगा। सबसे पहला मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा बेसिक स्टेप्स ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। बेटा बेसिकली ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करने के 3 स्टेप हैं। वो 3 स्टेप क्या हैं वो मैं तुम्हारे साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है, हाँ जी। नंबर 2,
अपन करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग फॉर गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। सर ये गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज क्या होती है? बेटा गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का मतलब होता है वो कंपनियां जो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। मतलब सिंपल शब्दों में बोले तो ट्रक वाले, ठीक है। तो बेटा सिंपल सी बात है, अपन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करेंगे ट्रक वालों की, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग किसकी पढ़ेंगे? ट्रक वालों की। मतलब जितनी भी ये गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनीज है, मतलब ये जितने भी ट्रक वाले हैं जो लोगों का सामान एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, ये अपनी कॉस्टिंग कैसे करते हैं ये अपन लोग यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पे अपन लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। अब तुम नाम से समझ गए क्या? मतलब अपन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पढ़ेंगे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की। इसका मतलब वो कंपनियां, वो एंटिटीज जो पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का काम करती हैं, अपन उनकी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पढ़ेंगे। मतलब कुल मिलाकर अपन बसों की ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे राजस्थान रोडवेज है, हरियाणा रोडवेज है, ठीक है, जैसे यूपी रोडवेज है, तो अपन ये जो रोडवेज है ये क्या है? ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, लेकिन किसका? पैसेंजर्स का। तो हम इनकी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करना सीखेंगे। नंबर 4 हम सीखेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग फॉर होटल्स। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग फॉर होटल्स। बेटा जो भी होटल्स हैं, होटल्स की ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कैसे होती है? अपन पढ़ेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग फॉर हॉस्पिटल्स। जो अपने हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स की ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अपन किस तरीके से करेंगे वो अपन सीखेंगे। इसके बाद में अपन करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग फॉर सिनेमा हॉल। बेटा सिनेमा हॉल कुछ बेचते हैं क्या? हां सर, वो पॉपकॉर्न और चिप्स बेचते हैं, ठीक है, पर मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं सिनेमा हॉल जो सिर्फ पिक्चर दिखा रहे, उनकी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ठीक है। देन फिर अपन पढ़ेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग फॉर बॉयलर हाउस। बेटा जो बॉयलर हाउस होते हैं उनका काम होता है स्टीम जनरेट करना, भाप बनाना। तो जो बॉयलर हाउस है उनकी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कैसे होती है अपन वो पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग फॉर पावर जनरेशन प्लांट। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग फॉर पावर जनरेशन प्लांट। बेटा जो पावर जनरेशन प्लांट है, उस पावर जनरेशन प्लांट की हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कैसे करते हैं? बेटा जैसे आरएससीबी है, अब ये बिजली पैदा करती है, तो बिजली पैदा करने वाली जो कंपनियां हैं, जो पावर जनरेटिंग कंपनीज हैं, उनकी हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है। और बेटा इसके बाद में, इन सब के बाद में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग फॉर लाइब्रेरीज। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग फॉर लाइब्रेरीज। अब बच्चे मुझे बोलते हैं सर ये चैप्टर में इतनी सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, सर ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं ये सिर्फ टॉपिक्स हैं, ठीक है।
लेकिन हर सर्विस की ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का एक ही तरीका होता है, ठीक है। तो अभी ध्यान रखना, जो बेसिक स्टेप्स है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की वो सबके लिए सेम है, सिर्फ सर्विस यूनिट बदल जाता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो क्या लेके जाती है, टन माल टन में, ठीक है। और जो बसेस हैं वो क्या लेके जाती हैं, पैसेंजर। तो ट्रकों के लिए सर्विस यूनिट क्या है, टन्स, और बसों के लिए सर्विस यूनिट क्या है, पैसेंजर। तो बेटा बेसिक बात यह है कि ये जितनी भी टॉपिक्स अपन लोग पढ़ने वाले हैं, इन सारी के सारे टॉपिक्स में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का तरीका तो एक ही रहेगा, लेकिन हर बार सिर्फ सर्विस यूनिट बदल जाएगा। मतलब हर टॉपिक में आपको मेथड नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ यह पढ़ना है कि इस सर्विस का सर्विस यूनिट क्या होता है। और अगर आपको सर्विस यूनिट पता चल जाए, बात खत्म। सर्विस यूनिट पता है, बात खत्म, ठीक है, क्योंकि बेसिक प्रोसीजर तो सेम ही है सब में। लेकिन वो बेसिक प्रोसीजर क्या है वो सीखेंगे सबसे पहले। तो आइए बेटा मेरे साथ में लिखना शुरू करें। टॉपिक 1, बेसिक स्टेप्स ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। हां जी बेटा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो है इसकी बेसिक जो स्टेप्स हैं वो क्या है। हां जी बेटा, मैं तुम्हें क्या पढ़ाने वाला हूं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की बेसिक स्टेप्स। तो सुनना बेटा, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को अगर अपनी सर्विस की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए 3 कदम का काम रहता है। अब आप बोलोगे सर 3 कदम कौन से। सबसे पहला कदम होता है, पहला तो आप ये कैलकुलेट करो कि आपने पूरे साल भर में टोटल कितनी सर्विस प्रोवाइड की है, टोटल कितनी सर्विस जनरेट की है। मतलब एक सर्विस प्रोवाइडर को अपना प्रोडक्शन देखना है कि उसने टोटल कितनी सर्विस प्रोवाइड की। जैसे मान लो अगर मैं टीचर हूं और मुझे अपनी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करनी है, तो मैं ये कैलकुलेट करूंगा कि मैंने साल भर में कितने स्टूडेंट पढ़ाए। अगर मैं डॉक्टर हूं तो मैं ये कैलकुलेट करूंगा कि मैंने टोटल कितने पेशेंट देखे साल भर में। अगर मैं मान लीजिए मैं अगर सिनेमा हॉल चला रहा हूं तो मैं ये देखूंगा मैंने साल भर में कितने लोगों को पिक्चर दिखाई। अगर मैं होटल वाला हूं तो मैं देखूंगा साल भर में मैंने कितनी बार अपने कमरे किराए पे दिए। अगर मैं हॉस्पिटल वाला हूं तो मैं ये देखूंगा मेरे हॉस्पिटल में टोटल कितने पेशेंट एडमिट हुए। समझ लो मेरी बात को। सबसे पहला काम होता है सर्विस प्रोवाइडर को यह कैलकुलेट करना होगा कि उसने पूरे साल भर में टोटल कितने यूनिट सर्विस जनरेट की है, टोटल कितने यूनिट सर्विस प्रोवाइड की है। सबसे पहले तो आपको यह कैलकुलेट करना है। कर लिया कैलकुलेट, अब दूसरा कदम लगाओ, सेकंड। अब आप ये देखो पूरे साल भर में आपने टोटल कितनी कॉस्ट इनकर की है। क्या कैलकुलेट करोगे कि आपने पूरे साल भर में टोटल कितनी कॉस्ट इनकर की है, आप ये कैलकुलेट करोगे। अब आप मुझे बोलोगे सर ये बताओ साल भर में कितनी कॉस्ट इनकर की है, ये कैलकुलेट करना ये मुश्किल काम है। मैंने बोला नहीं, बहुत आसान है। क्वेश्चन में आपको पूरे साल भर के खर्चे दिए जाएंगे, आपको सिर्फ उन खर्चों को जोड़ना है। जोड़ लो, बात खत्म। और नंबर 3, टोटल कॉस्ट में टोटल यूनिट ऑफ सर्विस से डिवाइड कर दो तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। फिनिश। समझ रहा है क्या, कितना आसान काम है। पहले सर्विस टोटल कर लो कि आपने टोटल कितनी सर्विस प्रोवाइड की, खर्चे जोड़ लो और खर्चे में यूनिट का भाग लगा दो, काम खत्म। मुश्किल लग रहा है। मैं तुम्हें एक छोटे से एग्जांपल देता हूं। ऐसा समझो कि अगर मैं अपनी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करूं तो मैं अपनी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कैसे करूंगा। मैं बोलूंगा सर साल भर में मेरा 1 करोड़ रुपए का खर्चा लगा। साल भर में रेंट का, सैलरी का, बुक्स का, बिजली का, पानी का, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेमिनार का, जो मैंने टेस्ट पेपर कंडक्ट करवाए उनका सबका खर्चा मिलाकर, मार्केटिंग का, एडवर्टाइजिंग का सबका खर्चा मिलाकर मेरा कितना है, 1 करोड़। अब मैं आपसे पूछूंगा भाई एक बात बताओ, आपने साल भर में कितने बच्चे पढ़ाए। मैंने बोला साल भर में मैंने बच्चे पढ़ाए 1000। तो देखो मैंने क्या किया, पहले मैंने ये निकाल लिया कि मैंने साल भर में कितने बच्चे पढ़ाए, 1000। फिर मैंने ये निकाल लिया कि साल भर में मेरे इंस्टीट्यूट को चलाने में मेरे कितने पैसे लगे, 1 करोड़ रुपए। तो बताओ हर एक बच्चे पर मैंने कितने रुपए खर्च किए, 10,000।
मतलब मेरा हर एक बच्चे पे कॉस्ट क्या आता है? 10,000। इसका मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई भी बच्चा मेरे पास आए और मेरे पास आकर के बोले कि सर फीस जो है उसमें कुछ डिस्काउंट चाहिए, तो भैया मैं 10,000 से कम रुपए चार्ज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है 10,000 तो मेरी कॉस्ट है। समझ रहा है क्या? समझ रहे हो क्या? तो 10,000 जो है ये तो मेरी कॉस्ट है, तो मैं 10,000 से कम फीस नहीं लूंगा। अब मान लो डॉक्टर की बात करते हैं। मान लो तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, तुम्हें एक डॉक्टर साहब ने बुलाया और डॉक्टर साहब ने बुलाकर बोला कि भाई साहब जरा आकर के हमारी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कर दो। आपने बोला बिल्कुल सर, कैसे नहीं करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, डिग्री आई है, मेहनत की है, करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अब वो पूछेगा यार ये बता, अब आप उससे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के लिए पूछोगे डॉक्टर साहब ये बताओ साल भर में आपने टोटल कितने पेशेंट देखे? तो डॉक्टर साहब बोलेंगे साहब मैंने साल भर में टोटल 10,000 पेशेंट देखे। कितने पेशेंट देखे? 10,000 पेशेंट देखे। अब मैं डॉक्टर साहब से बोलूंगा डॉक्टर साहब आप अपने हॉस्पिटल का खर्चा बताओ, कंपाउंडर की सैलरी, नर्स की सैलरी, रेंट लग गया, डेप्रिसिएशन लग गया, इंश्योरेंस लग गया, बिजली लग गई, पानी लग गया, एडवर्टाइजिंग लग गया, पैम्पलेट बांटे वो लग गए, फ्री आपने मेडिकल कैंप लगाए वो हो गए। सर आप ये बताओ टोटल आपका खर्चा कितना लगा? उसने बोला मेरा टोटल खर्चा लगा 10 लाख रुपए। मैंने बोला डॉक्टर साहब आपने 10,000 पेशेंट देखे और साल भर में आपने खर्चा किया 10 लाख रुपए का, इसका मतलब हर पेशेंट के ऊपर आपका 100 रुपए का खर्चा आ रहा है। तो अगर आपको फीस रखनी है अपनी, तो ध्यान रखना आप हर पेशेंट के ऊपर 100 रुपए खर्च कर रहे हो, इसके मुताबिक ही आप अपनी फीस रखना। समझ रहा है क्या? तो बेसिक बताओ कितनी स्टेप हुई? 3। मैं पहला पूछूंगा भैया सर्विस बताओ, खर्चे बताओ और भाग लगा दो। समझा क्या? सिंपल काम। अच्छा एक बात हो, अगर मैं एक लॉयर की ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करूं, या मान लो मैं एक होटल की ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करूं, तो मैं होटल वाले से पूछूंगा ये बता तूने साल भर में कितने कमरे किराए पे लगाए? होटल वाला बोलेगा सर मैंने 20,000 कमरे किराए पे लगाए। अब कई बार तो बच्चा बोलता है सर 20,000 कमरों का होटल, सर 20,000 कमरों का होटल। तो मैं आपको बता दूं दुनिया में ऐसे बहुत सारे होटल हैं जिनमें इतने सारे कमरे हैं, ठीक है, लेकिन दोस्तों ये 20,000 रूम्स नहीं, कितनी बार कमरा किराए पे लगा? एक कमरा साल भर में 365 बार किराए पे लगता है, क्योंकि आप कभी भी होटल में जाते हो तो होटल वाला आपसे एक रूम के एक दिन के पैसे लेता है, तो होटल वाला आपको रूम किराए पे देता है एक दिन के लिए। तो साल भर में 365 दिन में एक कमरा 365 बार किराए पे लगता है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि अगर 60 कमरे भी हैं या 70 कमरे भी हैं तो भी 20,000 कमरे हो जाएंगे साल भर में? नहीं है समझ में? तो मैंने उससे पूछा बता तूने कितने बार कमरे किराए पे लगाए? तो उसने बोला मैंने टोटल 20,000 बार कमरे किराए पे लगाए। मैंने बोला तू बता तेरा रेंट लगा ले, तेरा डेप्रिसिएशन लगा ले, तेरे आदमियों की वेटर की सबकी सैलरी लगा ले, रूम सर्विस का खर्चा लगा ले, चदरों का खर्चा लगा ले, गद्दों का खर्चा लगा ले, साबुन वाबुन जो तुम लोग साबुन और पेस्ट वगैरह जो तुम देते हो, शैम्पू वगैरह देते हो होटल में, वो उसका खर्चा जोड़ लो, जो आप और जो आप वो चलाते हो क्या डिस्क वगैरह चलाते हो उसमें डीजे वगैरह को जो पैसे देते हो वो सब कुछ मिला लो और वो सब कुछ जोड़ के बताओ टोटल तुम्हारा साल भर में कितना खर्चा लगा। उसने बोला टोटल हमारा साल भर में 2 करोड़ रुपए लगा। मैंने बोला 20,000 कमरे तुमने किराए पे लगाए और तुमने 2 करोड़ रुपए खर्च किए, इसका मतलब यह हुआ हर कमरे को किराए पे देने में 1,000 रुपए की कॉस्ट आती है। हर एक कमरे को किराए पे, एक कमरे को एक बार किराए पे देने में 1,000 रुपए की कॉस्ट आती है। तो आप मुझे बताओ कि वो अपना जो भी टैरिफ रखेगा 1,000 रुपए के हिसाब से रखेगा। दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में बेसिकली 3 ही स्टेप होती है। सबसे पहले आप ये देखो कि आपने टोटल कितनी सर्विस प्रोवाइड की, नंबर 2 आपने कितना खर्चा किया, और फिर खर्चों में यूनिट से डिवाइड कर दो तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। अब खर्चे कैसे जोड़ते हैं? दैट इज नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। खर्चे सारे आपको दिए हुए होंगे, सारे खर्चों को सिर्फ ऐड करना है। तो क्या ये मुश्किल हो सकता है? मुश्किल हो सकता है? नहीं। लेकिन बेटा आपको हर सर्विस का सर्विस यूनिट डिफरेंट होता है। जैसे ट्रकों के लिए सर्विस यूनिट टन है, बसेस के लिए सर्विस यूनिट पैसेंजर है, होटल के लिए सर्विस यूनिट रूम्स हैं, हॉस्पिटल के लिए सर्विस यूनिट पेशेंट है। तो आप एक बात को समझो, हर टॉपिक में स्टेप यही 3 रहेंगी, यूनिट जोड़ो, खर्चा जोड़ो, भाग लगाओ। लेकिन हर बार सर्विस का जो यूनिट है ना वो बदल जाएगा।
ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं हर टॉपिक में सिर्फ तुमको क्या सिखाऊंगा, सर्विस का यूनिट निकालना सिखाऊंगा, क्योंकि बाकी की 3 स्टेप तो सेम ही है, बाकी की 2 स्टेप तो सेम ही है। समझ में आ रही बात? समझ गए बात? बोलो बेटा, क्या ये बिल्कुल आसान काम है? तो लो ना। अच्छा, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, तुम सोच के जवाब देना। कल मैंने तुमको एक बात सिखाई थी कि कॉस्टिंग में एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट कभी भी नहीं निकलती। कॉस्टिंग के पूरे कोर्स में आप एक बात ध्यान रखना, सिर्फ नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट निकलती है। अब आप मुझे बताओ, अगर आपको खर्चों के साथ में कोई एबनॉर्मल खर्चा दे रखा है, ठीक है, तो बताओ कॉस्ट पर यूनिट निकालने में वो एबनॉर्मल वाला खर्चा भी लोगे क्या, या एबनॉर्मल वाले खर्चे को सीधे कॉस्टिंग पी एंड एल में डाल दोगे? कॉस्टिंग पी एंड एल में। तो ध्यान रखना, कॉस्टिंग में कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट ही निकलती है, क्योंकि यहां पर एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो यहां पर सिर्फ एक ही कॉस्ट निकलती है, कौन सी? नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट। याद रहेगा तुमको, नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो बेटा ये ध्यान रखना कि यहां पर तुम नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट ही कैलकुलेट करोगे, इसलिए कभी भी कोई एबनॉर्मल खर्चा दे रखा हो तो उसे सीधे पी एंड एल में डाला जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, आइए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग is done in following 3 steps। बेटा जो हमारा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का काम है ये बेसिकली इन 3 स्टेप्स में होता है। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट टोटल यूनिट्स ऑफ सर्विस provided to customers। बेटा सबसे पहला काम है कि आपने अपने कस्टमर्स को टोटल कितनी सर्विस प्रोवाइड की उसके यूनिट निकाल लो। अगर आप होटल हो तो देख लो आपने टोटल कितने कमरे किराए पे दिए, अगर आप डॉक्टर हो तो देख लो आपने कितने पेशेंट देखे, अगर आप ट्रक वाले हो तो आप देख लो कितने टन ट्रांसपोर्ट किया, अगर आप बस वाले हो तो देख लो कितनी सवारियों को छोड़ा, पैसेंजर कितने ट्रैवल करवाई। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहला काम है आप अपने सर्विस के यूनिट कैलकुलेट कर लो। नंबर 2, स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड। बेटा आपने जो सर्विस प्रोवाइड की है उस सर्विस की ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए आपने कितना खर्चा किया वो टोटल खर्चा कैलकुलेट कर लो। लेकिन दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर आपको 2 सावधानियां रखनी है जिसमें आपकी मेजरली मिस्टेक होती है। सुनिएगा, यहां पर 2 सावधानियां रखना बहुत जरूरी है। सावधानियां क्या? पहला, ये ध्यान रखना कि आपको कॉस्ट उतने ही पीरियड की निकाली है जितने पीरियड के सर्विस यूनिट है। अगर आपने ऊपर सर्विस यूनिट 1 महीने के निकाले तो याद रखना नीचे खर्चा भी 1 ही महीने का निकालना है, और अगर आपने ऊपर सर्विस यूनिट अगर 1 साल के निकाले तो याद रखना नीचे आपको खर्चे भी पूरे साल भर के निकालने। आमतौर पर बेटा यहां पर गलती हो जाती है। जब ये चैप्टर खत्म होगा ना, जब ये चैप्टर खत्म होता है तो स्टूडेंट मुझसे बोलते हैं सर आपको ये कैसे पता लगा कि इस सवाल में 1 महीने का खर्चा निकालना था कि 1 साल का निकालना था? सर आपको कैसे पता लगा? सर आप कभी किसी सवाल में 1 महीने का निकाल लेते हो, कभी किसी सवाल में 1 साल का निकाल लेते हो। सर ये तो गलत है। मैंने बोला एक बात ध्यान रखना, किसी भी सवाल में तुम 1 महीने से भी सॉल्व कर सकते हो, किसी भी सवाल को तुम 1 साल से भी सॉल्व कर सकते हो, किसी भी सवाल को तुम 1 हफ्ते से भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन याद रखना सिर्फ इतनी सी बात कि जितने ड्यूरेशन की सर्विस यूनिट लिए उतने ही ड्यूरेशन की ऑपरेटिंग कॉस्ट लेना, बस ये ध्यान रखना। मतलब सवाल को चाहे तुम 1 महीने से सॉल्व करो, चाहे 1 साल से सॉल्व करो, चाहे 6 महीने से सॉल्व करो, चाहे 1 हफ्ते से सॉल्व करो, पर ध्यान रखना सर्विस यूनिट और ऑपरेटिंग कॉस्ट का ड्यूरेशन बराबर होना चाहिए। ठीक है, लिखें। पहली सावधानी ब्लू कलर से लिख रहा हूं,
इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनो। ऑलवेज रिमेंबर दैट service units and operating cost must be calculated for similar period which may be a month or a year etc. बेटे ध्यान रखना, सर्विस का यूनिट और ऑपरेटिंग कॉस्ट दोनों का पीरियड सेम होना चाहिए, चाहे वो 1 महीना हो चाहे वो 1 साल हो। नंबर 2, दूसरी सावधानी, ध्यान रखना ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते टाइम किसी भी एबनॉर्मल एक्सपेंस को मत लेना। एबनॉर्मल एक्सपेंसेस कहां जाएंगे? सीधे कॉस्टिंग पी एंड एल में, वो हमारी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस विल बी डायरेक्टली चार्ज्ड, abnormal expenses will be directly charged from costing P&L. They will not be taken in operating cost above. ये जो ऊपर ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने की बात कर रहा हूं, इसमें सारे खर्चे लेना पर कोई एबनॉर्मल खर्चा मत लेना। अच्छा एक बात हो, सर्विस यूनिट निकल गई, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल गई, अब आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो क्या करोगे? डिवाइड कर दो। स्टेप 3, कैलकुलेट ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस। अब आपको बेटा यहां पे कैलकुलेट करना है आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस। कैसे निकालेंगे? ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन टोटल सर्विस यूनिट्स। ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू, बेटा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट में अगर आप टोटल सर्विस यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। और बेटा यदि आपके पास एक बार ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट आ गई, काम खत्म। अब आप इसके अकॉर्डिंग अपनी फीस तय कर सकते हो। मतलब ट्रक वाले अपने चार्जेस तय कर सकते हैं, जो बस वाले हैं वो अपने टिकट के पैसे फिक्स कर सकते हैं, सिनेमा हॉल वाले टिकट के पैसे फिक्स कर सकते हैं, होटल वाले कमरों का टैरिफ फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉस्ट पर यूनिट निकलने के बाद आप आराम से अपनी सेलिंग प्राइस को फिक्स कर सकते हो। ठीक, चलो बढ़ो आगे। ओके, आ जाओ जी। आइए बेटा मैं शुरू करूंगा आपके साथ में टॉपिक नंबर 2, और टॉपिक नंबर 2 में मैं करूंगा आपके साथ में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग फॉर गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। हाँ जी बेटा, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं
अब मैं उनकी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं। अच्छा एक बात बताऊं, अब ये तो अपन ने बेसिक अभी ऊपर ऊपर की बातें अपन ने पढ़ी हैं, ऊपर ऊपर की बातें अपन ने सुनी हैं। अब अपने को इन कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल गहराई से समझना पड़ेगा। इधर देखो बेटा, बिल्कुल गहराई से एक एक बात को समझते हुए चलना है, कोई भागना नहीं है, तसल्ली से सुनेंगे और फिर अपन सीखने के बाद में बहुत सारे सवाल करेंगे। ये बताइए क्या आप लोग बिल्कुल तैयार हैं? 100%। ठीक है, अब सुनो दोस्तों, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज वो एंटिटीज हैं जो लोगों के सामान को, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। उन एंटिटीज को अपन लोग बोलते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एंटिटीज या गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ठीक है, जैसे कि ट्रक वाले, तो बेटा जो भी लॉजिस्टिक्स वाले हैं, जो भी ट्रक वाले हैं, वो सब लोग क्या करते हैं? सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। दे आर कॉल्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। अब मेरा क्वेश्चन है तुमसे, सोच के जवाब देना। ये बताओ कि अगर मैंने जयपुर से दिल्ली मेरे को माल भेजना है, सुन रहे हो बेटा, जयपुर से दिल्ली मेरे को माल भेजना है। जयपुर से दिल्ली की दूरी 300 किलोमीटर है। कई बच्चे इसमें ऑब्जेक्शन कर लेते हैं, नहीं सर 270 किलोमीटर है। भाई आप वो सब मत देखो, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो। मेरे पास एक आदमी आया जो बोला कि मेरा 10 टन माल दिल्ली ले जाओ। दूसरा आदमी आया, वो बोला मेरा 20 टन माल दिल्ली ले जाओ। आप मुझे बताइए, क्या आप दोनों से बराबर पैसे चार्ज करोगे या आप दूसरे वाले आदमी से, आप ऐसा करते हैं, ये है काला वाला आदमी, ये है लाल वाला आदमी, तो आप मुझे बताओ आप काले वाले आदमी से ज्यादा पैसे चार्ज करोगे कि लाल वाले आदमी से ज्यादा पैसे चार्ज करोगे? जल्दी बताओ। सर लाल वाले आदमी से ज्यादा पैसे चार्ज करेंगे, क्यों? क्योंकि उसका 20 टन माल लेकर के जा रहे, तो ऑब्वियस बात है अगर दिल्ली ज्यादा वजन लेके जाऊंगा तो मैं ज्यादा पैसे लूंगा। अरे समझा क्या? अच्छा, मान लो एक दूसरी कहानी सुनाता हूं। क्या हुआ, एक काला वाला आदमी आया, सॉरी भाई, मतलब ऐसा नहीं कि मैं, मतलब ठीक है, आप ये मत बोलो कि सर आप जो है ना वो इस तरीके से बात कर रहे हो, आप तो खुद काले हो और आप ऐसे बोल रहे हो। ठीक है, सुनो, एक काला आदमी आया, मैं पहचान के लिए बोल रहा हूं, ठीक है ना। ये आदमी बोला साहब मेरा 10 टन माल जयपुर से दिल्ली लेके जाओ और जयपुर से दिल्ली की दूरी है 300 किलोमीटर। ठीक है सर, ये यही वाला काला आदमी है ना? मैंने बोला हाँ सर, 10 टन माल लेके जाना है, जयपुर से दिल्ली जाना है सर, वही है। अब मैंने बोला मेरे पास एक दूसरा आदमी आया, ये जो दूसरा आदमी है, ये दूसरा आदमी मेरे को बोला मेरा भी 10 टन माल लेके जाऊं, लेकिन ये माल भेजना चाहता है जयपुर से बॉम्बे, जिसकी दूरी है 1000 किलोमीटर। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, जल्दी से यह बताओ कि अब इन दोनों में से मैं किससे ज्यादा पैसे चार्ज करूंगा? काले वाले से कि लाल वाले से? लाल वाले से। अच्छा एक बात हो, लाल वाले से मैं ज्यादा पैसे क्यों चार्ज कर रहा हूं? अब की बार तो वजन सेम है, डिस्टेंस ज्यादा है, ट्रक को ज्यादा चलना पड़ेगा। तो आप एक बात को समझो, इसका मतलब यह हुआ कि जब हम कस्टमर से, गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी, ट्रक वाले, अभी तो तुम ट्रक वाले नहीं हो, फिर भी तुम उनके मन की भावनाएं समझ रहे हो। ट्रक वाले आपसे पैसा इस हिसाब से लेते हैं कि वो आपका कितना वजन लेके जा रहे हैं, और दूसरी चीज वो आपका वजन कितनी दूर लेकर के जा रहे हैं। इन दोनों बातों के हिसाब से वो आपसे पैसे लेते हैं, हाँ कि ना? लेकिन एक बात बताऊं, आपको कोई ना कोई रेट तो तय करनी पड़ेगी ना, वरना क्या है, आज आप अगर दुकान पे बैठे हो तो आपने रेट अपने आप मन से बोल दी, लेकिन भाई अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है और अपनी गुडविल मेंटेन करनी है, तो आप मुझे जल्दी से बताओ कि क्या आपको एक फिक्स प्राइस रखनी पड़ेगी कि भैया हमारी तो ये रेट है? तो वो रेट ऐसी रखनी पड़ेगी जिसमें दूरी और वजन दोनों का समावेश हो। समझ रहे हो? अपन हिंदी भी बहुत बढ़िया बोल लेते हैं, ठीक है? तो भैया अपने को एक ऐसी रेट चाहिए जिसमें दूरी, जिसमें डिस्टेंस और जिसमें वेट दोनों इंटीग्रेटेड हो, दोनों इंटीग्रेटेड हो। समझ रहे हो बात? और बेटा इस समस्या का निवारण करने के लिए हमने इसका सर्विस यूनिट तय किया, और दोस्तों हमने इसका सर्विस यूनिट तय किया क्या? टन किलोमीटर्स। बेटा जितने भी ट्रक वाले हैं
वो अपनी कॉस्ट, सर क्या हो रहा है आपकी स्क्रीन में, वो अपना सर्विस यूनिट मानते हैं टन किलोमीटर्स को। समझ रहे हो क्या? टन किलोमीटर्स को। कई बच्चे बोलते हैं सर टन किलोमीटर माने, मतलब एक बात हमेशा ध्यान रखना कॉस्टिंग में, जब भी दो शब्द साथ में लिखे हुए हो ना, समझ जाना वो मल्टीप्लाइड है। जैसे यहां पे क्या रहेगा टन किलोमीटर, तो टन किलोमीटर का मतलब टन इंटू किलोमीटर्स। अगर कभी भी तुम्हें पूरी कॉस्टिंग में लिखा हुआ दिखे लेबर आवर्स, तो समझ जाना लेबर इंटू आवर्स। मशीन आवर्स मतलब मशीन इंटू आवर्स। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने सर्विस यूनिट तय किया टन किलोमीटर्स। सर इसका क्या फायदा हुआ, मैं तुमको बताता हूं। अब देखो इसका क्या फायदा हुआ। उन्होंने बोला, मैं अब मान लेता हूं कि मैं एक ट्रक वाले की ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करने गया। ठीक है, लॉजिकली सुनो, एकदम रटने वाली बात ही नहीं है। और ध्यान रखो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैं आप लोगों को हंसी मजाक के साथ में समझाए जा रहा हूं। ये लॉजिक है जो आप लोगों को समझने हैं, जो रियल लाइफ में आप लोगों को इस्तेमाल करने हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझो। मैं एक ट्रक वाले के पास गया, वो ट्रक वाले ने मुझे बुलाया और बोला कि भाई मेरी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करनी है। मैं ट्रक वाले के पास गया। अब मुझे पता है कि ट्रक वाला जो है वो अपने कस्टमर से टन और दूरी के हिसाब से पैसे लेगा, तो मेरे को रेट भी टन और दूरी के मुताबिक ही डिटरमिन करनी है। मतलब मुझे जो रेट डिसाइड करनी है वो टन और डिस्टेंस के मुताबिक ही डिसाइड करनी है, क्योंकि वो पैसा भी कस्टमर से टन और डिस्टेंस के मुताबिक लेगा, तो उसके लिए मुझे कॉस्ट भी टन और डिस्टेंस के मुताबिक ही निकालनी पड़ेगी। मैंने क्या किया, मैंने उससे पूछा भाई साहब आपके ट्रक में कितना वजन जाता है? उसने बोला साहब मेरे ट्रक में 10 टन वजन जाता है। मैंने उससे पूछा भाई साहब आपका ट्रक साल भर में कितने किलोमीटर चलता है? उसने बोला मेरा ट्रक साल भर में 1 लाख किलोमीटर चल लेता है। तो भैया एक बात बताओ, ये ट्रक जो है वो 10 टन माल लेकर 1 लाख किलोमीटर चल रहा है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस ट्रक वाले ने टोटल सर्विस जनरेट की है 10 लाख टन किलोमीटर्स की? बेटा आप टन किलोमीटर्स लिख रहा हूं तो ध्यान से देखो, टन इंटू किलोमीटर है। अरे 10 टन माल को 1 लाख किलोमीटर वो लेकर के गया है, इसका मतलब उसने टोटल सर्विस जनरेट किया 10 लाख टन किलोमीटर। समझा? अब सुनो, मैंने उससे पूछा भाई साहब आपके ट्रक पे कितने पैसे खर्च होते हैं? तो उसने बोला भाई साहब हमारे ट्रक पे साल भर में 20 लाख रुपए खर्च होते हैं। मैंने बोला भैया तुम्हारा साल भर में 20 लाख रुपए का खर्चा लगता है और तुमने साल भर में 10 लाख टन किलोमीटर की सर्विस जनरेट की है, इसका मतलब 1 टन किलोमीटर के लिए तुम्हारी कॉस्ट आ रही है 2 रुपए। 2 रुपए पर टन किलोमीटर की कॉस्ट आ रही है, मैंने उनको बता दिया। क्वेश्चन आता है सर ये बताओ ये 2 रुपए टन किलोमीटर का क्या मतलब है? 2 रुपए टन किलोमीटर का मतलब है 2 रुपीज पर टन पर किलोमीटर। अरे समझा क्या? मैंने यहां पे बोला कि भैया तुम्हारी कॉस्ट हो गई 2 रुपए 1 टन को 1 किलोमीटर ले जाने की। समझा क्या? मतलब 1 टन को 1 किलोमीटर ले जाने की तुम्हारी कॉस्ट क्या है? 2 रुपए। पक्का? अब कई बच्चे बोलते हैं नहीं सर नहीं आया समझ में। मैंने बोला ऐसा समझो भाई, तेरा ट्रक 1 लाख किलोमीटर चला जिस पे तेरे 20 लाख रुपए लगे, इसका मतलब तेरा ट्रक अगर 1 किलोमीटर चलता है तो 20 रुपए खर्च होते हैं। अरे 1 लाख किलोमीटर चलाने के लिए 20 लाख रुपए लगे तो 1 किलोमीटर के कितने लगे? 20 रुपए। और एक बार में कितने टन रखा है? 10 टन। तो 1 किलोमीटर ट्रक को चलने में 20 रुपए का खर्चा आता है और ये ट्रक 10 टन माल लेके चल रहा है, तो बताओ 1 टन को 1 किलोमीटर ले जाने का खर्चा कितना बैठा? 2 रुपए। नहीं समझा क्या? तो यहां पे 2 रुपए का मतलब 2 रुपीज पर टन किलोमीटर का मतलब हो गया 1 टन को 1 किलोमीटर ले जाने का खर्चा कितना है? 2 रुपए। मैंने बोला भाई साहब प्रॉफिट कितना कमाना चाहते हो? बोले 50%। तो मैंने बोला रेट रख लो 3 रुपए पर टन किलोमीटर। अरे समझा क्या? मैंने उससे पूछा भाई तू प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है? बोले लागत पे 50%, कॉस्ट पे 50%। मैंने बोला देख तेरी 1 टन किलोमीटर की कॉस्ट है 2 रुपए, तू प्राइस रख ले 3 रुपए, 50% प्रॉफिट। अब मेरे पास अब ये वाला ग्राहक आया, काला वाला, काले वाले ग्राहक का बिल भी काला फाड़ेंगे। ठीक है, मैंने बोला ये आदमी बोल रहा है साहब 10 टन माल 300 किलोमीटर लेके जाना है, तो भैया इसके टन किलोमीटर कितने हो गए?
3,000। हम 1 टन को 1 किलोमीटर ले जाने के कितने पैसे लेते हैं? 3 रुपए। 2 रुपए तो कॉस्ट है, अपन लेते कितने? 3 रुपए। भैया इससे कितने लेंगे? 9,000 रुपए। समझा क्या? अब तुम देखो, यहां पर मैंने वजन को भी लिया है, मैंने दूरी को भी लिया है, और वजन और दूरी दोनों के मुताबिक मैंने पैसे लिए। मैंने बोला 1 टन को 1 किलोमीटर ले जाने के 3 रुपए लेता हूं। तेरे 10 टन को 300 किलोमीटर ले जाना है तो कितने पैसे लूंगा? 6,000 रुपए, सॉरी 9,000 रुपए। अब ये लाल वाला है, लाल वाला क्या बोला? लाल वाला बोला भाई साहब मेरा 10 टन माल 1,000 किलोमीटर लेके जाना है। इसके टन किलोमीटर कितने हो गए? 10,000। मैंने बोला मैं 1 टन को 1 किलोमीटर ले जाने के 3 रुपए लेता हूं, तो तेरे 10,000 टन किलोमीटर के कितने पैसे हुए? 30,000। तो बेटा मैं इस लाल वाले आदमी से कितने पैसे चार्ज कर लूंगा? 30,000। समझा क्या? इसका मतलब ट्रक वालों को अपनी जो रेट तय करनी है वो पर टन पर किलोमीटर तय करनी है, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग वजन लेके आएंगे और वो अलग अलग दूरी तक अपना माल भेजेंगे। तो मेरे को रेट कैसी चाहिए? मेरे को रेट चाहिए पर टन पर किलोमीटर। तो मेरा सर्विस यूनिट क्या हुआ? टन किलोमीटर्स। और टन किलोमीटर्स कैसे निकलेंगे? टन इंटू किलोमीटर्स। बात खत्म। बेटा समझा क्या पूरी बात? समझ में आ रही है? समझाऊं आगे? लिखे अपन इस बात को। आइए, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग फॉर गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। आइए बेटा, those entities which are engaged in transportation of goods from one place to another place are called goods transport services. The service unit of these entities is, बेटा इन एंटिटीज का सर्विस यूनिट क्या होता है? इस टन किलोमीटर्स। which is calculated as under। बेटा जो गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं उनका सर्विस यूनिट होता है टन किलोमीटर्स। अब क्वेश्चन आता है कि टन किलोमीटर्स कैसे कैलकुलेट होता है? अब आप बोलेंगे टन्स इंटू किलोमीटर्स, लेकिन मेरा मानना है कि आपको कुछ और बात समझनी चाहिए। सर क्या समझे? देखो ऐसा समझो कि टन इंटू किलोमीटर्स होता है, लेकिन ये निकालना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि ट्रक हमेशा फुल लोड नहीं जाता। ट्रक कभी कभी ओवरलोड भी जाता है और अंडर लोड भी जाता है। नंबर 2, ऐसा भी होता है ट्रक रवाना हुआ 10 टन लेके, फिर उसने बीच में एक जगह पे 2 टन उतार दिया, फिर बाकी का 8 टन आगे जाके उतारा। तो आप पूरे किलोमीटर इंटू टन्स कैसे कर सकते हो, 10 कैसे कर सकते हो? मेरी बात समझा? मेरा ट्रक जयपुर से निकला, जयपुर से मेरा ट्रक 100 टन माल लेकर के निकला, उसने अहमदाबाद में 20 टन माल उतार दिया और बाकी का जो 80 टन माल है वो मुंबई उतारा। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं टन किलोमीटर कैसे निकालूं? दिक्कत आएगी ना। तो यहां पे हमारे पास टन किलोमीटर्स निकालने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके कैसे?
बेटा एक तो हमारे पास तरीका है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है एकदम एग्जैक्ट टन किलोमीटर, और एक है अंदाजन एस्टिमेटेड। समझ रहे हो? एक तो है परफेक्ट कैलकुलेशन, दूसरा है एस्टिमेटेड कैलकुलेशन। ये दो तरह की जो कैलकुलेशन है वो यहां पर पॉसिबल है, एग्जैक्ट भी पॉसिबल है और अप्रोक्सीमेट भी पॉसिबल है। कई बच्चे बोलते हैं सर अप्रोक्स और एस्टिमेटेड कैसे? बताता हूं। ये बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 100 टन माल लेके पहले मैं 400 किलोमीटर चला, फिर मैंने 20 टन उतार दिया अहमदाबाद में, अब ट्रक में कितना माल है? 80 टन। वो 80 टन माल लेके मैं कितना चला? 600 किलोमीटर। अब आप मुझे बताओ ये अप्रोक्सीमेट है कि एग्जैक्ट है? एग्जैक्ट। एग्जैक्ट क्यों है बेटा? क्यों है? क्योंकि मैंने एग्जैक्ट दूरी को एग्जैक्ट किलोमीटर से मल्टीप्लाई किया है, तो ये तो एक्यूरेट है बिल्कुल। भाई ये हो गया 40,000, ये हो गया 48,000, कुल मिला के 88,000 टन किलोमीटर्स। बोलो ना बेटा, तो क्या ये एग्जैक्ट टन किलोमीटर है? लेकिन मैं अप्रोक्सीमेट भी निकाल सकता हूं। कैसे? मैं बोलूं भाई ट्रक में एक बार तो था 100 टन, एक बार था 80 टन, तो भैया ऑन एन एवरेज ट्रक में माल कितना रखा है? 90 टन। अरे समझा क्या? अरे ट्रक में पहले 100 टन था, बाद में 80 टन था, तो एवरेज कितना था? 90 टन। ट्रक बेटा चला कितना टोटल? तो ये एवरेज वजन लेके मेरा ट्रक कितना चला? 1000 किलोमीटर। तो भाई साहब क्या मैं अंदाजन बोल दूं, अंदाजन मेरे ट्रक में 90,000 टन किलोमीटर चले? वही तो बात है, एवरेज कर लिया ना बेटा, वजन का एवरेज कर लिया, तो अब तो डिस्टेंस तो सीधे टोटल ले लूंगा ना। अरे पहले 100 टन लेके चला, बाद में 80 टन लेके चला, मतलब पूरी यात्रा में ऑन एन एवरेज कितना वजन था? 90 टन। पूरी यात्रा कितनी है? 1000 किलोमीटर की, तो अंदाजन पूरी यात्रा के टन किलोमीटर कितने? 90,000। देखो सेम नहीं आ रहा, क्योंकि ये एक्यूरेट है, ये एस्टिमेटेड है, मतलब ये अप्रोक्सीमेट है। समझा क्या? तो बेटा हमारे पास टन किलोमीटर दो तरह के निकलते हैं। दो तरह के कैसे? या तो मैं एक्यूरेट निकालूं या मैं अप्रोक्सीमेट निकालूं। एक्यूरेट को बोलते हैं एब्सोल्यूट, और बेटा ये जो अप्रोक्सीमेट निकालते हैं इसको बोलते हैं कॉमर्शियल। समझे क्या? ये टन किलोमीटर दो तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर और दूसरा होता है अप्रोक्सीमेट टन किलोमीटर, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉमर्शियल टन किलोमीटर्स। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर और कॉमर्शियल टन किलोमीटर दोनों के ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और मैं आपको बता सकता हूं, जब मैंने सीए इंटर का एग्जाम दिया था, मेरे अटेम्प्ट में भी आया था क्वेश्चन, और अभी जो मैं तुमको सबसे पहला सवाल करवाऊंगा इस चैप्टर में, वो मेरे अटेम्प्ट का क्वेश्चन ही करवाऊंगा। ठीक है? जब मैं सीए इंटरमीडिएट में था तो वो जो क्वेश्चन आया था वही करवाऊंगा तुमको। सबसे पहले मुझे बताओ, तुमको ये बात समझ में आ रही है? टन किलोमीटर दो तरीके के हो गए, एक एग्जैक्ट, एक अप्रोक्सीमेट। एग्जैक्ट में तो मैं एग्जैक्ट वजन को उसकी दूरी से मल्टीप्लाई करता हूं, लेकिन अप्रोक्सीमेट में मैं क्या करता हूं? वजन का एवरेज कर लेता हूं, इनटू टोटल डिस्टेंस कर लेता हूं। अरे पहले 100 टन लेके चल रहा था, बाद में 80 टन लेके चल रहा था, मतलब पूरी यात्रा में ऑन एन एवरेज कितना वजन था? 90 टन। पूरी यात्रा में चला कितना? 1000 किलोमीटर, तो अप्रोक्सीमेटली टन किलोमीटर कितने रहे होंगे? 90,000। दैट इज कॉल्ड कॉमर्शियल टन किलोमीटर्स। सर ध्यान दीजिए, सबसे पहला है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स। बेटा ये ध्यान रखना, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स का मतलब होता है एग्जैक्ट टन किलोमीटर्स। ध्यान से समझना, लिख लो। इट मीन्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टन किलोमीटर्स। बेटा इसका मतलब है एग्जैक्ट नंबर ऑफ टन किलोमीटर्स। कैसे निकालेंगे? बेटा जी D1 डिस्टेंस तक मेरा ट्रक T1 टन माल लेके गया। देख लो मैंने क्या बोला था,
100 टन माल लेके गया 400 किलोमीटर, प्लस D2 डिस्टेंस तक T2 टन माल लेके गया, D2 डिस्टेंस 600 किलोमीटर और 80 टन माल लेके चला, प्लस ऐसे ही चलता रहेगा। DN डिस्टेंस इंटू TN टन्स, मतलब मैं एग्जैक्ट दूरी से उसके वजन को मल्टीप्लाई करूंगा, दैट विल बी कॉल्ड एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स। नंबर 2, दूसरा होता है कॉमर्शियल टन किलोमीटर्स। कॉमर्शियल टन किलोमीटर्स, कॉमर्शियल टन किलोमीटर्स का मतलब है it means approximate टन किलोमीटर्स। बेटा इसका मतलब है ये हमारा अप्रोक्सीमेट टन किलोमीटर्स है। अब ये कैसे निकालते हैं? पहले अपन क्या करेंगे, जितना भी अपन वजन लेके चले, जितना भी अपन वजन लेके चले, अपन उन सब का एवरेज कर लेंगे। बेटा अपन जितना भी वजन लेके चले उन सब का अपन एवरेज कर लेंगे, इनटू जो अपनी टोटल डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अपन ने क्या किया, अपन ने बोला अब यार पहले ट्रक में 100 टन माल था, बाद में 80 टन माल था, मतलब ट्रक में ऑन एन एवरेज कितना माल था? 80 टन, 90 टन। 90 टन को एवरेज 90 टन को लेके मैं कितनी दूर चला? 1000 किलोमीटर। तो आप मुझे बताइए टोटल टन किलोमीटर कितने हुए? 90,000। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट है। समझे क्या? एवरेज वेट इंटू टोटल डिस्टेंस। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? एवरेज वेट इंटू टोटल डिस्टेंस। मैंने बेटा यहां पे एवरेज वेट को टोटल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया हुआ है। बोलो बेटा समझ गए? बढ़ूं आगे। यहां पर मैंने एग्जैक्ट वेट को उसी की दूरी से मल्टीप्लाई किया है, यहां पर मैंने एवरेज वेट को टोटल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया है, तो ऑब्वियस सी बात है फर्क तो रहेगा ही। अच्छा एक और बात समझो, मान लो तुम कोई क्वेश्चन कर रहे हो और तुम्हें क्वेश्चन में यह नहीं बता रखा कि तुम्हें एब्सोल्यूट टन किलोमीटर लेने की अप्रोक्सीमेट मतलब कॉमर्शियल टन किलोमीटर लेने, क्या लोगे? एब्सोल्यूट। बेटा अगर तुम्हें कुछ नहीं बोला तो तुम एक्यूरेट कैलकुलेशन करोगे कि अप्रोक्सीमेट करोगे? एक्यूरेट ही करेंगे हम तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा तो आप क्या यूज करोगे? हमेशा एब्सोल्यूट। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन we will always take absolute ton kilometers। बेटा अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा रहेगा तो मैं हमेशा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर से ही लूंगा। ठीक है बेटा, आप मुझे बताइए जल्दी से, आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई? एब्सोल्यूट और कॉमर्शियल। एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट और कॉमर्शियल मतलब अप्रोक्सीमेट। ओके चलिए दोस्तों, अब अपन इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं जो हमारे एग्जाम में ऑलरेडी 6-7 बार आ चुका है, इंक्लूडिंग माय अटेम्प्ट। ठीक है चलिए, तो अपनी अपनी बुक्स में देखें। अब आप लोग अपनी बुक्स निकाल लीजिए और आप लोग अपनी अपनी बुक्स में निकाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। चलिए जी बेटा, अब अपन क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसे अपन लोग सॉल्व करेंगे। आर यू रेडी? सुनो, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अ ट्रक स्टार्ट्स विद अ लोड ऑफ 10 टन्स ऑफ गुड्स
फ्रॉम स्टेशन पी। बेटे कह रहा है कि हमारा जो ट्रक है वो स्टेशन पी से 10 टन माल लेकर निकला। इट अनलोड 4 टन एट स्टेशन क्यू। और सवाल कह रहा है 10 टन में से 4 टन उसने क्यू स्टेशन पे उतार दिया। अब एक बात बताना, 10 टन में से 4 टन माल अगर उतार दिया तो अब ट्रक में कितना माल बचा? 6 टन। द रेस्ट ऑफ द गुड्स एट स्टेशन आर। और सवाल कह रहा है बाकी का जो बचा हुआ 6 टन माल है वो कहां पे उतारा? आर पे। इट रीचेज बैक डायरेक्टली टू स्टेशन पी आफ्टर गेटिंग रीलोडेड विद 8 टन्स ऑफ गुड्स एट स्टेशन आर। सवाल कह रहा है उसके बाद में वो पी स्टेशन से आर स्टेशन से डायरेक्टली पी स्टेशन पे आ गया और आर स्टेशन से वो कितना माल रीलोड करवा के आया है? 8 टन। बेटा जैसे ट्रक जयपुर से बॉम्बे जाता है तो माल बॉम्बे उतार देता है, फिर बॉम्बे से माल भरवाकर वापस जयपुर आता है। तो सवाल ये कह रहा है कि हमारा ट्रक आर स्टेशन से डायरेक्टली पी स्टेशन पे आया और आते टाइम कितना माल लेके आया? 8 टन। ठीक है। द डिस्टेंसेस बिटवीन पी टू क्यू, क्यू टू आर एंड देन आर टू पी आर 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब पी से क्यू की दूरी 40 किलोमीटर है, क्यू से आर की दूरी 60 किलोमीटर है और आर से डायरेक्टली पी पे आने की दूरी 80 किलोमीटर है। सवाल कह रहा है आपको एब्सोल्यूट टन किलोमीटर कैलकुलेट करना है और कॉमर्शियल टन किलोमीटर कैलकुलेट करना, मतलब आपको एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट दोनों कैलकुलेट करने हैं। और बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ये आया था कब? मेरे अटेम्प्ट में। ठीक है। अब बच्चे आप लोग बोल सकते हो सर आपके अटेम्प्ट में पेपर बहुत इजी आया था। सर आपको पता है जो भी है, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। इवन आई नीड अ बुक। टेक वन मोर बुक। हाँ जी, तो लीजिए भैया मेरे पास में अब फिजिकल बुक भी है और अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहला मैं आपको ये क्वेश्चन एक चार्ट बना के जरा समझा दूं, जरा सुनो। सवाल ये कह रहा है कि भाई साहब हमारा जो ट्रक है ये बेसिकली क्या है, जो ट्रक है वो पी स्टेशन से निकला। सुनना, पी स्टेशन से निकला, क्यू पे कुछ माल उतारा और फिर आर पे गया। ठीक है। हां जी, क्वेश्चन कहता है कि बेटा पी स्टेशन से मेरा ट्रक 10 टन माल लेके निकला। कितना टन? 10 टन माल लेकर निकला और अब क्यू में इसने माल उतार दिया कितना? 4 टन। एक बात मुझे बताओ बेटा, अगर ट्रक में 10 टन माल है, मतलब पी से मेरा ट्रक, मेरा ड्राइवर जो है वो माल लेके निकला गाना गाता हुआ, मैं निकला गड्डी लेके, तो मैं निकला गड्डी लेके पी स्टेशन से 10 टन माल मेरे ट्रक में है। मैंने 6 टन माल जो है वो क्यू स्टेशन पे अनलोड कर दिया। तो आप मुझे जल्दी से ये बताइए कि मेरे ट्रक में अब कितना माल बचा? 6 टन। और बेटा ये 6 टन माल लेकर मेरा ट्रक क्यू स्टेशन से गया आर स्टेशन पे। ठीक है, लेकिन सवाल कहता है लौटते टाइम हमारा जो ट्रक है वो डायरेक्टली आर स्टेशन से रवाना हुआ और डायरेक्टली मेरा ट्रक जो है वो पी स्टेशन पे आ गया और आते टाइम वो कितना माल लेके आया? 8 टन। कितना माल? 8 टन। और सवाल कह रहा है आर से अगर आप डायरेक्टली पी पर आते हो, तो आर से अगर आप डायरेक्टली पी पर आते हो तो आपको जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है वो सिर्फ 80 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है। बच्चे मुझे बोलते हैं सर लेकिन ये तो गलत है। मैंने बोला क्यों? बोले सर देखो पी से क्यू की दूरी ये बता रहा है 40 किलोमीटर और क्यू से आर की दूरी ये बता रहा है 60 किलोमीटर। तो सर एक बात बताओ, पी से क्यू की दूरी 40 किलोमीटर है और क्यू से आर की दूरी 60 किलोमीटर है, तो आर से डायरेक्टली पी पर आने की टोटल डिस्टेंस होनी चाहिए थी 100 किलोमीटर, लेकिन इसने हमको बता दी 80 किलोमीटर। सर तो ये तो सवाल ही गलत है। सर सवाल गलत है, फाड़ के फेंको, सवाल को नहीं करेंगे सर ऐसा सवाल। हम सवाल ही गलत है, सवाल को कैसे करें? तो ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि डिस्टेंस 100 किलोमीटर ही हो, क्योंकि ये एक सीधी लाइन में हो, ये जरूरी थोड़ी है। ये भी तो हो सकता है
कि P स्टेशन यहां पे है, Q यहां पे है, R यहां पे है। ये इस तरीके से भी तो हो सकते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर वो Q से डायरेक्टली P पर, R से अगर वो डायरेक्टली P पर आ रहा है, तो वो डायरेक्टली आ रहा है, किसी बाईपास से आ रहा है, शॉर्टकट से आ रहा है, इसीलिए उसकी डिस्टेंस 100 किलोमीटर की जगह क्या है, 80 किलोमीटर। तो बेटा अगर ये सीधी रोड पर होते तीनों स्टेशन तो पक्का 100 किलोमीटर होना चाहिए था, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये तीनों सीधी रोड पर हो, ये ट्राइंगल वाली शेप में भी तो हो सकते हैं। ठीक है, तो आप ये समझना, इसे गलत मत मानना। लेकिन एक बात बताऊं, अगर मुझे R और P के बीच की दूरी न दी जाती तो मैं इसे 100 किलोमीटर ही मानता, लेकिन जब अलग से दे दी तो वो ही मानेंगे। अच्छा अब एक बात बताओ सोच के, मेरे ट्रक में मैं P से 10 टन माल लेके निकला, Q स्टेशन तक गया, मेरे ट्रक में कितना माल ट्रेवल कर रहा है, 10 टन। 10 में से मैंने 4 टन माल उतार दिया, अब मेरे ट्रक में कितना माल ट्रेवल करेगा, 6 टन। और कितनी दूर ट्रेवल किया, 60 किलोमीटर्स। उसके बाद में मेरे ट्रक ने 6 टन माल यहीं पे उतार दिया, 8 टन दूसरा माल भरवाया और R स्टेशन से डायरेक्टली P स्टेशन पे आ गया, वो 8 टन माल लेके कितना, 80 किलोमीटर। अब क्वेश्चन कहता है यहां पर आपको कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स। बेटा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स का मतलब हो गया एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट देखो, क्या मैं ऐसा कह दूं कि भैया पहले तो मैंने 10 टन माल लेके चला 40 किलोमीटर प्लस, फिर 6 टन माल लेके मैं चला 60 किलोमीटर प्लस, फिर मैं 8 टन माल लेके चला 80 किलोमीटर। तो आप मुझे जल्दी से बताइए बेटा, मेरे टोटल जो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर है, जो मेरे एक्यूरेट टन किलोमीटर हैं, वो कितने हैं, 1400। तो बेटा जो मेरे एक्यूरेट टन किलोमीटर हैं वो 1400 टन किलोमीटर हैं। दूसरा मुझे निकालना है कॉमर्शियल टन किलोमीटर्स। बेटा कॉमर्शियल टन किलोमीटर्स बोले तो अप्रोक्सीमेट की बात करें तो जरा ध्यान से देखो, मेरा ट्रक एक बार तो 10 टन माल के साथ चला था, एक बार मेरा ट्रक 6 टन माल के साथ चला, और एक बार मेरा ट्रक 8 टन माल के साथ चला। डिवाइडेड बाई 3। तो आप मुझे बताइए, क्या ये मेरे ट्रक में चलने वाला एवरेज वेट आ गया है, इनटू ये एवरेज वजन कितने किलोमीटर चला, पहले 40 किलोमीटर, फिर 60 किलोमीटर और फिर 80 किलोमीटर। ये एवरेज वजन के साथ में मेरा ट्रक 180 किलोमीटर चला है। तो आप मुझे जल्दी से बताइए अप्रोक्सीमेटली मेरे टन किलोमीटर कितने हुए, 1440 टन किलोमीटर्स। अब देखा जाए तो ये अंदाजन बराबर ही है, 1400 और 1440 अप्रोक्सीमेटली तो बराबर है, लेकिन ये ध्यान रखना 1400 तो है एग्जैक्ट और 1440 है अप्रोक्सीमेट। एग्जैक्ट को बोलते हैं एब्सोल्यूट और अप्रोक्सीमेट को बोलते हैं कॉमर्शियल टन किलोमीटर। ओके डन, क्लियर है क्वेश्चन, ये चार्ट बनाया तुमने।